नमस्कार। न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। दरअसल छात्र यहां यूपीपीएससी के छात्र यहां पर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रही है, बट छात्र बेकाबू हो रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर छात्रों की मांग क्या है? क्यों वो आयोग के फैसले के खिलाफ है? चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर मीना शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता दीपक सोनकर जी, सपा प्रवक्ता तारिक खान जी, वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी, प्रदर्शनकारी छात्र विक्रम सिंह जी, प्रदर्शनकारी छात्र गगन सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं विक्रम सिंह जी से लेना चाहूंगी। विक्रम सिंह जी, जी आखिर मैम। छात्रों की मांग क्या है? किस बात से के लिए ये प्रदर्शन हो रहा है? मैम, छात्रों की बेसिक एक ही मांग है कि हम्म। एग्जाम एक दिन में, एक शिफ्ट में एक ही पेपर सबके लिए हो। यही उनकी जी। बेसिक मांग है। जब ये एक दिन में पेपर ले लेंगे तो अपने आप इनका जो नॉर्मलाइजेशन है वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन तभी होगा दो या दो से ज्यादा शिफ्टों में पेपर हो, तभी नंबर को करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जब ये इसको लेके आएंगे तो इनको कम से कम बच्चों को 45 दिन का समय देना चाहिए तैयारी के लिए। बस हमारी बेसिक मांग हम्म। यही है कि पेपर एक दिन में, एक शिफ्ट में, और सबके लिए एक ही पेपर हो। जी, चलिए ठीक है विक्रम सिंह जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधा रुख करना चाहूंगी गगन सिंह जी का। गगन जी, क्या मांग है? आखिर छात्र जो है जी वो क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? मैम, हमारी मांगे है कि जो यूपी पीसीएस का पेपर है और आरओ के ये सारे पेपर मैम वन डे वन एग्जाम होना चाहिए। क्योंकि हम लोग मैम यहाँ किस प्रकार से तैयारी करते हैं और किस प्रकार से मेहनत करते हैं, और ये सरकार हमारे मेहनत पे पासर मैम मट्टी डालने का काम करती है। और इससे हम बच्चों का छात्र मनोबल डाउन होता जाता है। यहाँ हम लोग किस प्रकार से साल भर से पेपर को देख रहे हैं कि सरकार टालती जा रही है, टालती जा रही है, और हम छात्रों का मनोबल गिरता जा रहा है। और उसके बीच सरकार ये नॉर्मलाइजेशन और 2 शिफ्ट में पेपर का कराना, ये सरकार की पेपर न कराने की मंशा को जाहिर करता है। और हमारी छात्रों की यही मांग है कि सरकार एक दिन में सारे पेपर कराए और डबल शिफ्ट में पेपर को कैंसिल करे। जी, चलिए ठीक है गगन जी, सीधा रुख करती हूँ तारिक खान जी का। तारिक जी, क्या लग रहा है सरकार का प्लान क्या है छात्रों के लिए, जिस तरह से छात्र नाखुश दिख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के पैरोकारी करने वाली सरकार और यूसीसी के पैरोकारी करने वाली सरकार एक बार में बच्चों का पेपर नहीं ले पा रही। अब आप समझिए। और अगर उनकी शिकायतें हैं तो उनको लाठी मारने की क्या जरूरत है? उनको बैठकर उनकी समस्या को क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करके अगर लौट आए हो महाराष्ट्र से और दूसरे स्टेट से और बाई इलेक्शन से छुट्टी पा गए हो तो मिल लें, इन लोगों की समस्या सुन लें, क्या दिक्कत है? कहीं बाहर देश में के हैं क्या ये लोग, ये छात्र? और बटोगे कटोगे हिंदू एक हो जाओ, इसमें 90% लोग हिंदू ही होंगे, नहीं सुनेंगे। अब क्या हुआ? हिंदू एक नहीं हो रहा है? कहाँ गया एक होने वाला नारा? भाई एक हो जाओ, क्यों नहीं हो रहे हो एक? बुलाओ उनको टेबल पे। धर्म के नाम पर लोगों को बांटने काटने वाले लोग कहाँ गए? इन छात्रों को बुलाकर बात नहीं की जा सकती, या इनसे पहले धर्म पूछा जाएगा इनका? दिन रात धर्म की राजनीति करने वाले, रोटी सेकने वाले कहाँ गए वो लोग? किस बिल में छुपे हैं? मैं जानना चाहता हूं और उस बिल से खोद कर उनको निकालना चाहता हूं। और ये पूछना चाहता हूं कि दिन रात हिंदू मुसलमान की रोटी सेकने वालों, इन लोगों का क्या धर्म पूछोगे? 2017 में पहला पेपर लीक हुआ उत्तर प्रदेश की जो सब इंस्पेक्टर भर्ती का, उससे और अब तक 24 पेपर लीक हो चुके हैं। मैं 24, जिसमें यूपीपीसीएल का पेपर है, जिसमें टेट पैट का पेपर है, टीईटी का पेपर है, जिसमें कांस्टेबल भर्ती का पेपर है, और बीच में एक बड़ी लिस्ट है 24 पेपर की। उस 24 पेपर में कम से कम 2-4 करोड़ बच्चे तो अफेक्टेड होंगे ही होंगे, हिंदू थे या मुसलमान। हिंदू मुसलमान योगी साहब से पूछना चाहिए तुरंत ही कि हिंदू थे मुसलमान थे। बटोगे कटोगे एक रहोगे नेक रहोगे। हाँ भाई एक है, नौकरी ना मांगे कोई,
जैसे ही आपने नौकरी मांगा तो योगी आदित्यनाथ कहेंगे बटोगे कटोगे भाई, जनता को नौकरी चाहिए। आप कोई एक पेपर करा पाए हैं? नहीं करा पाए कोई एक पेपर। और जब आप नौकरी नहीं दे पाएंगे तो आप लोगों को क्या जवाब देंगे? आप लोगों को ये जवाब देंगे कि सुनो भाई, ऐसा है कि तुम हिंदू हो और तुम मुसलमान हो। 24 घंटा जो नेशनल मीडिया है, जो बड़ा चैनल है, वो यही एक काम कर रहा है। अब हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इन छात्रों की क्या जो डिमांड है वो वैलिड है या नहीं है। 69,000 शिक्षकों को लाठी से बार बार मारा आपने, उसमें पिछड़ों का हक मारा गया। क्या उनकी जायज मांग है या नाजायज मांग है? जब आप लैटरल एंट्री लेके आते हैं, आरक्षण को खत्म करते हैं, तो उसके खिलाफ अगर बात खड़ी की जाती है तो वो क्या जायज मांग है या नाजायज मांग है? फिर जब इन सवालों को खड़ा किया जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक बच्ची के साथ बीजेपी के 3 नेता दरिंदगी करते हैं मैम। उस प्रोटेस्ट में जिन बच्चों ने हिस्सा लिया था, प्रोटेस्ट हुआ उसमें कि उन बच्चों की, उन लड़कों की गिरफ्तारी की जाए जिसने एक भारत की बेटी के साथ दरिंदगी की। जिन लड़कों ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था उनको भारतीय जनता पार्टी ने सस्पेंड करा दिया। ये प्रक्रिया है इनकी, किसी भी आंदोलन को दबाने की, छात्रों की आवाज को दबाने की ये प्रक्रिया है। क्या अगर वहां पर वो छात्र बैठकर इस बात की डिमांड कर रहे थे कि जिन 3 लड़कों ने उस बेटी का, उस बहन का वीडियो बनाया अश्लील, उनकी गिरफ्तारी की जाए तो उनको सस्पेंड किया जाएगा कॉलेज से? कर दिया गया। ये सच्चाई है। चिन्हित कर कुछ लोगों के खिलाफ जो गलत सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन करते हैं, सरकार उनको प्रताड़ित करती है। ये अंग्रेजों से सीखा हुआ फॉर्मूला है। इन्होंने अपने पूर्वजों से, अंग्रेजों से, जिनके चिट्ठी लिखकर माफी मांगा करते थे, यही सीखा है कि आप जो आंदोलनकारी हैं उनको चिन्हित करके जब आप प्रताड़ित करेंगे तो वो आंदोलन करना बंद कर देंगे। बनारस यूनिवर्सिटी के आंदोलन से यह साबित होता है। और मैं इस बात की शंका अभी जता देता हूं कि ये जो आंदोलन छात्रों ने किया है इसमें भी भारतीय जनता पार्टी यही काम करेगी। इसके अलावा ये न्याय नहीं दे सकते, ये बैठाल कर बात नहीं कर सकते। ये 69,000 शिक्षकों को जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया तब भी इन्होंने सड़कों पे घसीटा, उनको लाठी डंडों से मारा और उनको न्याय नहीं मिला। वो आज भी सड़क पे ही बैठे हैं कि उनको न्याय मिल जाए, नहीं मिला। तो छात्रों के प्रति जो सरकार की जवाबदेही है, सरकार की निष्ठा है, सरकार का जो कंसर्न है वो जीरो है। योगी साहब चुनाव में बिजी हैं। अब जब प्रचार करके बांट काट के जब लौटेंगे, कटना पिटना जब खत्म हो जाएगा उनका, तो शायद प्रदेश की जनता के लिए कुछ समय उनके पास बचे। मगर मैं पूरी विश्वास और उम्मीद के साथ ये कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ बांटने काटने में लगे हुए हैं, उनको इन छात्रों से कोई मतलब नहीं। ठीक है तारिक खान जी, सीधा रुख करना चाहूंगी प्रमोद गोस्वामी जी का। प्रमोद जी, क्या लग रहा है आपको, आखिर जो छात्रों की मांग है वो पूरी क्यों नहीं हो रही? देखिए शर्मा जी, चूंकि उसमें कई चीजें, जो इस सिपाही का पहले जिसको लेके बवाल हुआ था, फिर कोर्ट ने इंटरवीन किया और उसको लेके पेपर लीक हो गया था, ये सारी चीजें थी। ये जब वो हुआ उसके बाद जो है उसके तर्ज पर उन्होंने ये परीक्षा कराने की बात सोची कि एक ARO की परीक्षा जो है आज हो जाएगी, PCS प्रीलिमिनरी की कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, उस तर्ज पे करने की कोशिश की। छात्रों का मुझे लगता है कि मूल विरोध यही है कि एक ही दिन फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में परीक्षा करा दी जाए, क्योंकि उसमें एक दिक्कत ये छात्रों का ये मानना है कि उसमें पहले उसमें कुछ आता है, दूसरे में कुछ आते हैं सवाल, कुछ में सॉफ्ट होते हैं, कुछ में हार्ड होते हैं, ऐसा छात्रों का मानना है। खैर, परीक्षा अपनी जगह, सॉफ्ट जो आ रहा है उसका जवाब दीजिए, वो एक सवाल महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन एक दिक्कत ये सबसे बड़ी है कि अभी जो ताहिर ने कहा, वो उस बात से किसी हद तक मैं सहमत हूँ कि इस देश के, ये युवाओं का देश है और युवाओं की समस्याओं पर सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, संवाद करना चाहिए, लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए जी। ये किसी भी आधार पर इसको तर्कसंगत या उचित नहीं ठहराया जा सकता है। जिस ढंग से वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी डिमांड है, उसको आयोग को चाहिए, सरकार को चाहिए कि वो बैठे, उनसे विमर्श करे, बात करे। इससे पहले कई बार हो चुका है,
कि अगर कोई समस्याएं आई हैं तो आयोग के लोगों के पास उनका प्रतिनिधिमंडल गया है छात्रों का, और उन्होंने ये बात रखी कि साहब हम ऐसा चाहते हैं, इस पर ये संशोधन होना चाहिए। उस पर आयोग ने उनको बताया कि ये ऐसा नहीं हो सकता, यही होना चाहिए। छात्र कन्विंस हुए, रास्ता निकला। लेकिन भाई देखिए, अगर आप एडामेंट हैं तो फिर आप ये कैसे समस्या का समाधान कर पाएंगे? अगर छात्र भी एडामेंट हो गए, आप भी एडामेंट हो गए, तो ये किसी भी समस्या का समाधान तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो सरकार का जो एटीट्यूड है, या सरकार जो पूरी तरीके से, मतलब जहां तक मैं समझता हूँ, छात्रों से उसको संवाद का रिश्ता होना चाहिए, लाठीचार्ज का नहीं होना चाहिए। छात्रों के साथ बैठे, उनसे बात करें, वो क्या चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, वो अपनी दिक्कत को बताएं कि हमारे सामने ये दिक्कत है। तो ऐसा नहीं है कि छात्र जो पीसीएस का एग्जाम देने जा रहा है, जो एआरओ का एग्जाम देने जा रहा है, वो ये नहीं समझता, ये समस्या को नहीं समझेगा। वो समस्या को जरूर समझेगा, लेकिन आप उसके साथ संवाद का रिश्ता कायम करिए। दिक्कत ये है कि ये जो घटनाक्रम हो रहा है, ये संवादहीनता के कारण, और मतलब एक हठबाधिता कि नहीं जो हम कह रहे हैं वही सही है, तो फिर छात्र भी अड़ गए कि नहीं जो हम कह रहे हैं वो सही है। तो फिर ये बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि वो छात्रों के साथ बैठे और उनके साथ संवाद करें। आयोग के लोग जाएं, उनके प्रतिनिधिमंडल को बुलाएं और उस समस्या का समाधान करें, तभी हो सकता। एक नॉर्मलाइजेशन का भी है जो क्वेश्चंस को लेकर है, वो भी एक समस्या है, जहां तक मैं समझता हूं कि वो भी है कि उसमें भी कहीं ना कहीं छात्रों की कुछ नाराजगी है। तो ये जो भी नाराजगी है, चाहे वो 2 शिफ्ट में कराने की नाराजगी हो, चाहे 2 दिन में कराने की नाराजगी हो, चाहे नॉर्मलाइजेशन की बात हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको सरकार को, आयोग को उनकी बात सुननी चाहिए। आखिर वो क्यों रिजिट है, आखिर वो क्यों दिक्कत हो रहे हैं। अब आप बताइए कि मतलब आदमी 2 दिन के उसमें, ये भी एक दिक्कत है कैसे इस मतलब क्या आर्थिक समस्याएं हैं। ये जो बच्चे आते हैं उसमें मैं समझता हूँ कि 90% ऐसे होते हैं कि जैसे तैसे पढ़ाते हैं, जैसे तैसे परीक्षा की व्यवस्था करते हैं उनके पेरेंट्स। तो उनके ठहरने की, खाने की, रहने की 500 दिक्कतें होती हैं। तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उनको क्या बेहतर तरीका दे सकते हैं, कैसे उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। छात्रों के साथ बैठे, छात्रों की बात करें। ये युवा शक्ति है, इसके साथ बैठेंगे, ये कल पीसीएस बनेंगे, ये देश को संचालित करेंगे। अगर इनको इस ढंग से रखेंगे तो फिर ये आने वाले समय में इनकी एक मनोवृत्ति गलत होगी, या एक उसका दूरगामी परिणाम होंगे। तो छात्रों को संवाद का रिश्ता कायम करना चाहिए और इस समस्या का समाधान इसी से है, वरना इस पर राजनीति होती रहेगी। और दुर्भाग्य ये है कि चाहे वो छात्रों का मामला हो, चाहे गरीबों के मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, इस पर हमारे देश के राजनेता या सभी लोग जो हैं उस पर राजनीति करने लगते हैं, समाधान या संवाद की तरफ नहीं जाते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी इस मुल्क की है कि वो इस पर राजनीति व्यापक रूप से होने लगती है, वोटों की राजनीति होने लगती है, हिंदू मुस्लिम की होने लगती है। ये जो दिक्कत है, इसको कम से कम इन छात्रों को, युवाओं के लिए तो राजनीति को बख्शे ये लोग, उन पर ये कम से कम इतना कर्म तो करें। चलिए ठीक है प्रमोद गोस्वामी जी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधा रुख करना चाहूंगी दीपक सोनकर जी का। दीपक जी, नहीं लगता आपको कि कहीं ना कहीं छात्रों के साथ, छात्रों के मुद्दों को अनसुना किया जा रहा है, उनके साथ सही नहीं हो रहा, इस तरह से पुलिस का लाठीचार्ज करना? अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी मांग भी तो सुननी चाहिए ना, कि उनकी मांग क्या है। देखिए सभा जी, जी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और आयोग के लिए एक एक युवा और एक एक छात्र पूर्णतः बड़ी उम्मीद के साथ और निश्चित तौर पर उसके भविष्य के लिए क्या निर्णय होना चाहिए उसके लिए तत्पर रहता है और प्रक्रियाबद्ध रहता है। छात्रों के बीच में संवाद, अगर किसी छात्र की कोई समस्या है उसको लेकर के संवाद भी करता है। अगर वहां कोई प्रदर्शन चल रहा है, जो छात्र अपनी मांग उठा रहे हैं इस परीक्षा के संबंध में, तो वहां के जिलाधिकारी, वहां के पुलिस प्रशासन के लोग भी उनसे संवाद करने का प्रयास कर रहे हैं। मगर जिस विषय को लेकर के आज छात्र वहां पर हैं, निश्चित तौर पर लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रतिभागियों की पारदर्शिता को कैसे बढ़ाया जाए, हर प्रतिभागियों की पारदर्शिता कैसे सामने आए, कैसे जो जिसका अधिकार है उसको मिल सके, उसको लेकर के चिंता करता है। और बहुत सारी लगातार परीक्षा इस प्रकार से होती है। मगर मैं ये बात कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर जिस तरीके से छात्रों की अगर कोई समस्या है
उसको लेकर के अब आज आयोग उस पर चिंतन कर रहा है, मंथन कर रहा है और निश्चित तौर पर उस पर निर्णय आएगा। मगर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से जो परीक्षाएं हैं, जो परीक्षार्थी हैं, लगातार उस तरीके की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो आयोग का गठन है, जहां एक पद पर 13 लोगों का 13 गुना तक था, आज उसको 15 गुना कर दिया गया। इंटरव्यू में एक पद पर 2 लोग थे, वहां तीन लोग बैठने का शुरू हो गया। और जिस तरीके से लगातार सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी, जो राधाकृष्णन कमेटी बनाई गई थी, वो परीक्षा भी 2 पालियों में कराने के लिए निर्णय करा गया। तो कहीं ना कहीं छात्रों के सुझाव पर और शिक्षकों के सुझाव पर, जो विशेष कमेटी थी उनके सुझाव पर, जो विशेष आधिकारिक लोग थे जिनका निर्णय था, और जैसे जो वृद्ध हो रहा है उसको लेकर के निर्णय लिया गया है। हम तो कह रहे हैं हमारे लिए एक एक छात्र महत्वपूर्ण है, उसका निर्णय महत्वपूर्ण है, उसकी परीक्षा महत्वपूर्ण है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की, और निश्चित तौर पर उनके हित के लिए ही ये निर्णय है, उनके पारदर्शिता के लिए निर्णय है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार परीक्षाएं सामने लीक का मामला सामने आ रहा है, उससे कैसे दुरुस्त किया जाए, उसको कैसे निर्माण किया जाए, इसको लेकर के सरकार पूरी चिंतित है और निश्चित तौर पर हर विद्यार्थी के साथ सरकार खड़ी है। चलिए ठीक है दीपक जी। विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, इनका ये कहना था, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं दीपक सोनकर, जो कि मैं इनसे बात करूं क्योंकि ये सत्ता में है। विपक्ष तो चलिए अपनी राजनीति करेगा, उसका तो काम है सवाल खड़े करना, जो भी है अपने तरीके से करता है, लेकिन इनको जवाबदेही तय करनी है। आयोग एक संवैधानिक संस्था है, और अभी आरओ का पेपर मार्च में इन्होंने कराया, वो लीक हो गया पेपर। आयोग की तरफ से नोटिस आना चाहिए कि पेपर कैंसिल होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन वो नोटिस एक ट्वीट के माध्यम से योगी जी ने ट्वीट कर दिया, और वो उन्होंने ट्वीट में लिखा कि 6 महीने के अंदर ये पूरी प्रक्रिया जो कंप्लीट कर ली जाएगी। आज वो 9 महीने से ऊपर हो गया, वो प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई। तो ये आयोग और इनका क्या है कि ये आयोग में इतना हस्तक्षेप क्यों कर रही है सरकार। दूसरी बात ये है कि जो आयोग के अध्यक्ष है संजय सिन्हा जी, उनको एक बेसिक बात ये नहीं मालूम है कि जैसे एग्जाम, कोई भी एग्जाम था, उसका नोटिफिकेशन आया, बच्चों ने फॉर्म भर दिया, सब कुछ हो गया, अब ये एग्जाम के बीच में उसकी प्रक्रिया को चेंज कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे, 2 शिफ्ट में पेपर लेंगे। तो एक प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है कि खेल के नियम खेल के बीच में नहीं बदले जाते, ये उसके विरुद्ध में है। जबकि ये संवैधानिक संस्था होते हुए भी संविधान या जो कोर्ट के न्यायालय के का जो निर्णय है उसके खिलाफ जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से कल सुबह से बैठे हुए हैं, और लगातार रात भर बैठे, जैसा कि आप लोग आए ही थे, आप लोगों ने कवरेज किया है यहाँ पे, ये आपका न्यूज़ 24 वगैरह सब लोग यहाँ पे थे। तो इनको अभी तक जो है तब से लेके लगभग 48 घंटे से ऊपर, लगभग 36 घंटे से ऊपर हो गया, 40 घंटे के आसपास हो गया, इनकी तरफ से अभी तक कोई भी ठोस जवाब नहीं आया। और ये लोग जैसे जो प्रशासन के अधिकारी हैं, जैसे मान लीजिए आपका डीएम है, वो आते हैं, डीएम का काम प्रशासन का है। प्रशासन मतलब क्या है कि हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जैसे वो आयोग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वैसे वो उनको बच्चों को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। वहाँ लड़कियां हैं, वहाँ बच्चे हैं, किसी को चक्कर आ रहा है, कुछ आ रहा है, एक एम्बुलेंस तक की व्यवस्था प्रशासन ने नहीं की है। जबकि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। उस पूरे आंदोलन में गांधी की, भगत सिंह की, अंबेडकर जी की फोटो है। कोई बच्चा एक भी, आप लोग तो शुरू से हैं, सुबह से हैं, आप लोग खुद बता सकते हैं वहां एक भी ऐसी कोई वारदात हुई जो हिंसक हो। तो प्रशासन आके, और दूसरी बात ये मुद्दा बच्चों और आयोग के बीच का है, तो इसमें आयोग का अध्यक्ष या तो खुद जवाबदेही है उनकी, या तो वो कोई ऐसा व्यक्ति अपॉइंट करे जो इसमें बात कर सके बच्चों से। डीएम की बात का क्या वैल्यू है? डीएम कौन हो रहा है बात करने वाला? डीएम सिर्फ आ रहा है। ये लोग जैसे अंग्रेजों के समय होता था कि कमेटी बना देंगे, एक कमीशन बना देंगे, पहले क्लिफ मिशन आएगा, तो इस तरह से ये लगातार बच्चों का पेशेंस चेक कर रहे हैं। इनको ये भ्रम है कि बच्चे चले जाएंगे, ये ऐसे ही आए हैं। इनकी तरफ से आज दोपहर में एक अधिकारी आए थे, वो बोले आप लोग जैसे एंजॉय कर रहे हैं वैसे एंजॉय करिए। हम लोग यहाँ एंजॉय करने आए हैं, बिना खाए पिए बच्चे यहाँ पे हैं। और आप लोगों ने खुद देखा, और रात में हम लोगों ने आपस में लंच जो भी था एक दूसरे से शेयर किया। यहाँ पे मतलब ना तो सैनिटेशन की कोई व्यवस्था है, यहाँ पे छात्राएं भी हैं ना, उनके लिए ये तो प्रशासन का काम है ना। जब यहाँ आंदोलन हो रहा है, लोग धरने बैठे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, तो प्रशासन का रोल बहुत ही नकारात्मक है, और सरकार का रोल बहुत ही नकारात्मक है। सरकार की तरफ से अब तक कोई न कोई ऐसी, देखिए अभी तो डिजिटल जमाना है, आप जूम पे मीटिंग कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको सबको लखनऊ ही बुलाना पड़ेगा। तो इनको देखिए, ये एक प्रकार से अपना भ्रम दूर कर दें,
कि विपक्ष और ये पक्ष का खेल खेल के बच्चों को गुमराह करके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। बच्चे यहाँ से तभी जाएंगे जब उन्हें आयोग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा कि एग्जाम एक शिफ्ट में होगा, एक दिन में होगा और सारे बच्चों के लिए एक ही पेपर होगा। और ये इस प्रकार से राजनीति जो ये करना चाह रहे हैं, एक दूसरे से जो नूरा कुश्ती चल रही इनकी, वो अपना करें, उनसे हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि आप भाई डेमोक्रेटिक कंट्री में है तो जो भी समस्याएं होंगे, से आज हमारी समस्या है, सरकार दूसरी है, तो आज जो दूसरी पार्टी जो विपक्ष में खड़ी है वो हमारे साथ मान लीजिए हो सकती हो या उनकी सिंपैथाइज हो या हो, वो हमारे नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ऐसे ही 2013 में जब ये भाजपा विपक्ष में थी तो यही माननीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी पूरे आंदोलन में खाना पीना बोतल सब बंटवा रहे थे, पानी होनी, हम लोग तब भी थे। तो ऐसा नहीं होता है, ये सब चीजें होती है, लेकिन उससे हम लोग का जो मेन मुद्दा है, जो बच्चों की समस्या है, उसको नजरअंदाज करके राजनीति करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बच्चे आप लोग खुद रहे हैं यहाँ पे, यहाँ कोई जाने वाला नहीं जब तक निर्णय नहीं आएगा। और ये आयोग के अध्यक्ष ने अपनी जवाबदेही को हटाने के लिए इस तरह की प्रक्रिया में बच्चों को उलझाना चाहते हैं। महाकुंभ है इलाहाबाद में, ये एग्जाम नहीं कराना चाहते, ये चाहते हैं एग्जाम कोर्ट में जाए, क्योंकि जब ये एग्जाम कोर्ट में जाएगा तो ये अपने आप इसको कोर्ट जो है इसको अनवैलिड बता देगी। क्यों? क्योंकि कोर्ट का ही निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि खेल के नियम खेल के बीच में नहीं बदले जाते, और इन्होंने बीच खेल में नया नियम लेके आ गए हैं। तो कुल मिला के इनको जो है जो डेमोक्रेटिक तरीका है उसको फॉलो करना चाहिए, इनको आके अपनी जवाबदेही देनी चाहिए। समय जो भी है अपना एक वो बताएं और हमें नोटिस दें, और हम लोग 10 मिनट के अंदर धरना स्थल आपको खाली नजर आएगा। चलिए ठीक है विक्रम जी। गगन जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी मैम, मैं अभी दीपक सोनकर जी को बहुत गौर से सुन रहा था। तो जैसे ये बोल रहे थे कि इनकी सरकार छात्रों के लिए बहुत तत्पर है, तो 69,000 भर्ती इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आरओ का पेपर और यूपीएसआई का पेपर, जो कि अभी कितनी बार वो पेपर लीक हो चुका। यह सरकार पूर्ण रूप से छात्रों को जो रोजगार देने के पक्ष में नहीं है, यह सरकार छात्रों को पूर्ण रूप से बेरोजगार रखना चाहती है। हम छात्र यहाँ मैम गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, किस प्रकार से 8 बाई 8 कमरे में रह के तैयारी करते हैं, और हमारा परिवार हमसे कितनी आशाएं लगाए बैठा है कि हमारा बच्चा आएगा, रोजगार लेके आएगा, नौकरी करेगा और हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारेगा। लेकिन यह सरकार 1 साल से आरओ और पीसीएस की परीक्षा को टालते जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का भी साफ आदेश है कि आप किसी भी भर्ती प्रक्रिया के नियम बीच में नहीं बना सकते हैं, ना बदल सकते। लेकिन ये सरकार है कि ना तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करती है, ना तो एक संवैधानिक संस्था जो कि संविधान के नियमों के उस पर बनी हुई संस्था है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसके नियमों का ना तो ये पालन करती है। यह सरकार जिस प्रकार ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन पे अपना कब्जा जमा चुकी है, यह सरकार उसी प्रकार अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर भी अपना कब्जा जमाना चाहती है, और अपने हिसाब से अपने लोगों को, अपने आरएसएस वगैरह के लोगों को यह सरकार उस पे भरना चाहती है, अपने छात्रों को, जो इनके पक्ष पे नियम बना है, इनके पक्ष पे काम करे। चलिए ठीक है गगन जी। दीपक सोनकर जी, छात्रों ने खुद ही आपसे सवाल कर दिया है, जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं गगन भाई की बात का बिल्कुल जवाब दूंगा। गगन भाई एक विद्यार्थी है, मेरे भाई है, मेरे साथी हैं, और निश्चित तौर पर हर विद्यार्थी का दर्द उत्तर प्रदेश की सरकार का दर्द है। और निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश के आप रोजगार की बात कर रहे हो गगन भाई, आप पहले रिकॉर्ड के उठा करके देखना कि उत्तर प्रदेश में जब 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, या 17 से पहले 12 से पहले जिनकी सरकार रही, कितना रोजगार उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट करने का काम किया। 2012 से 17 तक केवल 1.5 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया। उत्तर प्रदेश के युवाओं को ऐसे लगातार भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से, स्टार्टअप योजना के माध्यम से, मुद्रा योजना के माध्यम से कैसे युवा अपने आप को डेवलपमेंट खड़ा करके बदलाव कर सकता है। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात कही, माननीय न्यायालय के विभिन्न निर्णयों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नीट की परीक्षा होते हुए गठित कमेटी, राधाकृष्ण कमेटी ने ही 2 पालियों में परीक्षा कराने का अनुसरण किया गया था। और ऐसा अनुसरण नहीं हुआ जिसमें पुलिस की भी परीक्षाएं, माने पुलिस भर्ती की भी प्रक्रिया की परीक्षाएं कई प्रभाग में हुई, कई पालियों में हुई। तो ऐसी परीक्षा पहली परीक्षा नहीं है जो कई पालियों में करने की बात हो। हाँ, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन छात्रों के जो समस्या की बात हमारे विक्रम भाई ने बताई, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। अगर हमारे छात्र वहां पर कोई धरना प्रदर्शन, कोई अपनी मांग शांतिपूर्ण से कर रहे हैं, उन्हें जो व्यवस्था हो रही है उस पर भी ध्यान देकर के प्रशासन उसकी चिंता करेगा, उनकी सारी व्यवस्थाओं को मानने के लिए, उनकी सारी सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए तत्पर खड़ा है। चलिए ठीक है विक्रम जी।
दीपक जी ने जिस नीट परीक्षा की या आईआईटी जेई में ऐसा होता है, गेट की परीक्षाओं में ऐसा होता है और एसएससी की परीक्षाओं में ऐसा होता है, एकदम सही बात कही है। लेकिन वो एक बेसिक बात नहीं समझ रहे या समझना नहीं चाह रहे हैं, उनकी जो भी उनकी बात हो, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी समझदारी से जवाब दे रहे तो उनको पता नहीं होगा कि देखिए जिन पेपरों में रीजनिंग, मैथ, फिजिक्स, साइंस के क्वेश्चन आते हैं, वहां आप ऑब्जेक्टिविटी के साथ ये बता सकते हैं कौन क्वेश्चन टफ है, कौन क्वेश्चन टफ नहीं है। रीजन उसका ये है कि मैथ का जैसे कोई सवाल है मैम, और अगर वो दो तीन ही मतलब जो लाइन में उसका आंसर आ गया तो उसको सरल माना जाता है। 5-6 लाइन में अगर उसका आंसर आ रहा है तो उसको थोड़ा टफ माना जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट है, आपकी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, वहां आप ये निर्धारित नहीं कर पाइएगा कि कौन सा सवाल कठिन है, कौन सा सवाल कठिन नहीं। जैसे अगर हम ये पूछे कि आर्टिकल 61 कठिन, आर्टिकल 62 कठिन है कि आर्टिकल 161 कठिन है, या हम ये पूछे कि कर्नाटक का युद्ध कठिन सवाल है कि मैसूर का युद्ध कठिन सवाल है। इस तरह से तमाम ऐसी चीजें। अगर हम ये पूछे कि कर्णप्रयाग में कौन सी नदियां मिलती, ये सवाल टफ है कि देवप्रयाग में कौन सी नदियां मिलती हैं, ये सवाल टफ है। तो यहाँ जो मानवीय के सब्जेक्ट हैं वहाँ निर्धारण करना एक बहुत ही वेग आइडिया है। और आयोग का ये इतिहास रहा है पिछले मतलब 7-8 सालों से, मैं खुद आयोग का स्टूडेंट रहा हूँ। कभी भी जब ये एक पेपर होता है 150 क्वेश्चन आते हैं, कभी ये 150 क्वेश्चन सही नहीं बना पाए आज तक। हमेशा इनके चलिए ठीक है। 10-12 क्वेश्चन इनके डिलीट हो जाते हैं और 10-12 क्वेश्चन विवादित होते हैं, उनको हटा दिया जाता है। मतलब 150 क्वेश्चन का पेपर होता है, उसमें 110-115 के आसपास क्वेश्चन बना पाते सही। अब ये 2 पाली में एग्जाम कराएंगे और 300 क्वेश्चन बनाने का दावा कर रहे हैं सही। तो इस तरह से बच्चों को उलझाइए मत। और दीपक जी को ये समझना चाहिए कि ये मानवीय सब्जेक्ट है। आप अन्य एग्जामों का जो ले रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं, वो इसमें एकदम से कुतर्क की बात होगी, क्योंकि कांस्टेबल का एग्जाम या अन्य एग्जामों का पैटर्न दूसरा है। ये प्रशासनिक सेवा है, यहाँ के एग्जाम दूसरे हैं, यहाँ की सर्विस का नेचर दूसरा है, यहाँ पे जो बच्चे इन्हें चाहिए उसका नेचर दूसरा है। अब आप ये वनडे एग्जाम का एग्जाम्पल देंगे या कोई एंट्रेंस एग्जाम है आईआईटी जेईई या नीट का आप एग्जाम्पल देंगे, तो ये मतलब कुल मिला के शायद इनको हो सकता है इनकी पार्टी का दबाव हो, वो जो कि प्रवक्ता है तो मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूँ। लेकिन इस तरह से भ्रामक बात ना बोले। यहाँ बच्चा देख के समझिए, यहाँ स्टूडेंट की तरफ से मैं या गगन जी हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं और गगन जी नेता। यहाँ आप लोग तो आपका न्यूज चैनल, यहाँ आपके पंकज चौधरी जी यहाँ कल भी थे, आज भी थे। एक किसी बच्चे से आप पूछेंगे, इसके अलावा वो कोई इतर बात नहीं बोले। ये स्वस्फूर्त आंदोलन है, क्योंकि इसमें हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति का बच्चा प्रभावित है, हर बैकग्राउंड से बच्चा प्रभावित है। आप यहाँ आएंगे, जब मैं तो कहूँगा दीपक जी आप भी आइए, और यहाँ आपको आके देखना चाहिए कि ये किसी प्रकार का हाँ, कुछ राजनीतिक लोग होते हैं जो गमछा डाल के या ये सब आ जाते हैं फोटो खिंचाने, तो वो उन चीजों को आप नहीं रोक सकते। लेकिन ये आंदोलन टोटली स्वस्फूर्त बच्चों का आंदोलन है। बच्चे अपने खाने पानी तक का इंतजाम स्वयं कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से एम्बुलेंस या सैनिटाइज मतलब टॉयलेट वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन सिर्फ आके आयोग का पक्ष की तरफ से एक बैटिंग कर रहा है, जबकि आयोग एक संवैधानिक संस्था है और आयोग को जिम्मेदारी लेते हुए स्वयं आना चाहिए और बात करनी चाहिए। और हमारे कोई बहुत से डिमांड नहीं है कि हमारे 10-12 डिमांड है, आप उसमें निगोशिएशन करेंगे, कुछ मांगे आप हमारी मानेंगे, कुछ हम आपकी चलिए ठीक है मानेंगे, विक्रम जी। ही डिमांड है हमारी। जी विक्रम जी, फिर आप करूंगी। तो मेरा सवाल है अब तारिक खान जी से और दीपक सोनकर जी से। आप दोनों से सवाल एक एक करके जवाब दे दीजिएगा। जैसा कि अभी दीपक जी कह रहे थे कि जब आप लोग विपक्ष में होते हैं तभी आप लोग छात्रों के मुद्दों को जोर शोर से उठाते हैं, लेकिन जब आप लोग सत्ता में होते हैं, जब काम करने की बारी आती है, तो फिर आप लोग क्यों ठंडे पड़ जाते हैं? मैम देखिए, ये सवाल मुझसे है। हमने हमेशा छात्रों की आवाज उठाई, वो चाहे जब हमारे कार्यकाल में जो शिक्षा मित्र है उनका मानदेय बढ़ाने का बात हुई या उनको परमानेंट करने की बात हुई। आप किसी शिक्षा मित्र से या 69,000 शिक्षक से बात करके देखिए कि अखिलेश जी मात्र एक नेता थे, वो हल कर पाए हो ना कर पाए हो ये अलग की बात है, लेकिन मिलकर संवाद करना ये लोकतंत्र का ढांचा है, ये पिलर है, ये जमीन में गड़ी हुई नींव है। कौन बात करेगा? डीएम जाके बात कर रहा है। डीएम कौन होता है? आयोग का अध्यक्ष बात करेगा, या आयोग ऑटोनोमस बॉडी है, सीएम भी नहीं बात कर सकते। आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने आप इसका निर्णय लेगा, लेकिन उसके बिहाफ पे अब
मोदी जी योगी जी बोलते हैं, जैसे आरबीआई के फैसले स्वयं योगी मोदी जी लेते हैं, ठीक है आपका मन। अभी कहा गया कि 2 पाले में एग्जाम कराने की बात कमेटी द्वारा रिकमेंडेड थी, ठीक अच्छी बात है, कमेटी ने रिकमेंड किया था। फिर जब एक परीक्षा का जो प्रारूप तैयार किया जाता है तब कहां था आयोग, तब क्यों नहीं बताया? तो सुप्रीम कोर्ट की तब वो गाइडलाइन आपको नहीं पता थी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खेल के नियम बीच में नहीं बदले जाएंगे। क्या ये नियम जब आपने परीक्षा का प्रारूप तैयार किया था, जब पूरी परीक्षा को डिजाइन कर रहे थे, परीक्षा मार्स या जुपिटर से डिजाइन होके आती है, आयोग के लोग डिजाइन करते हैं, उस परीक्षा को जब आप उसकी संपूर्ण संरचना बना रहे थे तो इन बिंदुओं को आपने क्रेडिट क्यों नहीं किया? इसकी जिम्मेदारी क्या डीएम की है, एसपी की है, कोतवाल की है, थानेदार की है? नहीं है, आयोग की है। कोई जिम्मेदार आदमी, और मुझे अफसोस है ये बात कहते हुए कि आपको छात्रों को इसी षड्यंत्र में फंसाया जाएगा, आपके साथ राजनीति की जाएगी, आपके पास राजनीतिक लोग भेजे जाएंगे, हो सकता है आपके खिलाफ ये सरकार मुकदमा भी कराए कि आप राजनीति से प्रेरित हैं। मगर जो मूल सवाल है जिसका अभी जिक्र किया गया कि जो क्वेश्चंस हैं उनका जो पैरामीटर्स है वो नहीं डिसाइड हो सकता इस टाइप की परीक्षा में, और अगर जेईटी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या आईआईटी के एग्जाम है वहां हो सकता है। सही बात है, कौन सुनेगा इसको भैया? तो आयोग का अध्यक्ष सुने या योगी आदित्यनाथ सुने, कौन तीसरा आदमी आएगा? कौन तीसरा आदमी आएगा? कोई तीसरा आदमी वो हो जो इन छात्रों की बातों को सुनने के बाद निर्णय लेने के अधिकार में हो या उसमें कुछ कहने के अधिकार में हो। डीएम कुछ कह नहीं सकता, डीएम इसमें कुछ कर नहीं सकता। आप लोगों को बुलाकर भेजेंगे नहीं, कम से कम 250 बार 69,000 शिक्षक मित्रों से प्रतिनिधि मंडल बनाकर मिलवाया जा चुका, एक बार नहीं 250 बार। सचिव मिले, प्रमुख सचिव मिले, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शिक्षक भर्ती के आंदोलन करने वाले लोग बताएं मुझको। ये प्रतिनिधि मंडल बन गया, उनसे मिल लो, ये फलाने मंत्री आए, हाँ भैया ठीक है हम सब करा देंगे, सब कर चले गए। और जब कोर्ट का आदेश आ गया तब भी कहकर चले गए, भाग गए। अभी 10 दिन पहले भी जो ओम प्रकाश राजभर हैं उनके घर के बाहर और तमाम लोगों के घर के बाहर उन लोगों ने प्रदर्शन किया, नतीजा जीरो। इसलिए मैं कहता हूं कि हम ये नहीं है कि हम राजनीति करने आए, छात्रों की हितों की बात। और अभी अगर छात्रों की बात का खंडन किया जाएगा तब जब हम विश्व पटल पर जाते हैं तो मोदी जी चिल्ला कर कहते हैं कि ये युवाओं का देश है, विश्व गुरु है, युवा भारत है। और वही युवा जब यहाँ पर चलो रोजगार नहीं मत दो, रोजगार हिंदू मुसलमान करो, बांटो काटो, ठीक है, एक मूलभूत समस्या जो अधिकारी बनेंगे कल, ये बच्चे कौन हैं? क्या ये गुल्ली डंडा खेलेंगे कल जाकर गली में? नहीं, ये पीसीएस अधिकारी बनेंगे और प्रमोट होकर आईएएस और आईपीएस भी बनेंगे, और वो उच्चतम अधिकारी बनेंगे जो भारत का भविष्य तय करेगा। वो सड़क पर बैठे उनकी नहीं सुनेंगे आप, और कब सुनेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि प्रचार से जब छुट्टी पाएंगे, नए नारों बनाने से छुट्टी पाएंगे, अभी तो लिख रहे होंगे कमरे में बैठ के नारा, उससे बटोगे कटोगे, इसके ऊपर है प्रो कब आएगा, बटोगे कटोगे प्रो, फिर प्रो मैक्स आएगा, जैसे एप्पल के फोन आते हैं ना प्रो और प्रो मैक्स, तो वो बैठ के नारा बना रहे होंगे। नारा बनाए कोई बात नहीं, वोट बटोरे, मगर 5 सेकंड में। मगर छात्र इस देश की रीढ़ की हड्डी है। जब जेपी के साथ छात्र जुड़ा था, याद रखिए, तो देश का नक्शा बदल दिया था इन्हीं छात्रों ने। मैं याद दिलाता हूं इस घमंडी सरकार को, कान में जो रुई ठोसे हैं उसको निकाले बाहर। इन्हीं छात्रों ने, जो छात्र चाह जाएंगे, जो युवा चाह जाएंगे, तो राजनीति का भूगोल और इतिहास दोनों पलटने की ताकत रखते हैं। और इतिहास ने चिल्ला कर गवाही दी है। जेपी आंदोलन को खोलिए और उसके कम से कम 20 पन्ने पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि उस वक्त में क्या हुआ। चलिए ठीक है तारिक खान जी। दीपक सोनकर जी जवाब दे दीजिए। ठीक है, हमारे तारिक भाई ने बहुत सारी बातें कही। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, छात्रों की आवाज समाजवादी पार्टी बनी थी। कितनी आवाज बनी थी तारिक भाई? जो नेपाल में भर्ती में कैसा घोटाला था, एक ही जाति के लोग कैसे नियुक्त करिए गए। और मैंने भी वो समय देखा है, मैं भी उस समय छात्र था, मैं भी उस समय नौकरी की अपेक्षा कर रहा था। तब क्या हो रहा था कि अखिलेश यादव के घर से सूची आती थी, शिवपाल यादव के घर से सूची आती थी, किस तरीके की पारदर्शिता के आधार पर नौकरी कराई जाती थी। आपने नारों की बात की, कमरे में नारे बनाए जा रहे होंगे। अरे भैया, अपने कार्यालय के बाहर भी जाकर के देख लो, कौन पोस्टर लगा रहा है, कौन अली और बजरंग बली चिल्ला रहा है।
जो हमेशा से सनातन परंपरा का अपमान करता रहा, जो हिंदुओं का अपमान करता रहा, आज उनको चुनाव के दौर में बजरंग बली याद आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये आउट ऑफ छात्रों का कॉन्टेक्स्ट जा विषय रहा पर है। छात्रों की बात करनी चाहिए तारिक भाई। जिस तरीके से हर अभ्यर्थी की सुविधा और बदलते दौर की आवश्यकता को दृष्टिकोण रखते हुए पीसीएस की मुख्य परीक्षा के वैकल्पिक विषय हटाने की अभिभूत निर्णय को लिया गया है। मुख्य परीक्षा के सभी परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र को हर तरह अनिवार्य रूप से छात्रों को उन भविष्य को देखते हुए जैसे वैकल्पिक विषय की बात थी उसको विषय में ध्यान में रखते हुए विषय लिए गए। मुझे लगता है जो आयोग से चर्चा की बात है, आयोग की कमेटी उन छात्रों से निश्चित रूप से संवाद करेगी। जहां छात्रों का हित होगा, जहां छात्रों की आवश्यकता होगी, जहां छात्रों का सम्मान होगा, सरकार उस पर निर्णय करेगी। मुझे लगता है किसी भी दल को इस पर निर्णय राजनीति नहीं करना चाहिए, छात्रों को हित में ध्यान रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश ने हमेशा से छात्रों के भविष्य को लेकर के, छात्रों के हित को लेकर के, पारदर्शिता के निर्णय लेकर के जिसका अधिकार है उसको दिला करके हमेशा से कार्य किया और करते रहेगी। चलिए ठीक है दीपक जी। गगन जी। जी मैम, ये दीपक, जैसे कि मैं भी दीपक सोनकर जी को सुन रहा था, यह सरकार और दीपक सोनकर जी, फिर यह सरकार की एक ही मंशा है कि भर्ती प्रक्रिया को किस प्रकार से टाला जाए और छात्रों की प्रदर्शन को किस प्रकार से दबाए। यह सरकार सिर्फ और सिर्फ अली बजरंग बली पर ही आगे अटक जाती है। यह इस वार्ता में यहाँ पर छात्रों के रोजगार की बात हो गगन रही है, तो भाई, यहाँ पे दीपक सोनकर जी अली बजरंग बली ला दिए। हमको अली बजरंग बली से भी मतलब नहीं, पिछली सरकारों ने क्या किया हमको उससे मतलब नहीं है। पिछली सरकारों ने अपनी सरकार कार्य में जो भी खामियां की, इसीलिए हम छात्रों ने क्या किया, हम छात्रों ने सरकार बदल दी। अगर यह सरकार भी अभी अपनी अपनी छवि सुधारेगी नहीं, तो इस सरकार को भी बदलने का काम फिर यही प्रदर्शनकारी छात्र जो बेरोजगार टहलेंगे तो है, वो छात्र फिर बीजेपी की सरकार को भी बदलने का काम करेंगे। चलिए ठीक है गगन जी। विक्रम जी। मैम, ये जो सपा बसपा या पक्ष विपक्ष के जो मुद्दे को उलझाया जा रहा है, इन्हें सीधे हमसे संवाद करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार की ओर से यहाँ पे है और इनकी सरकार है। वो सपा के प्रवक्ता जी क्या कह रहे हैं वो ठीक है, वो उनकी लाइन हो सकती है, उनको ठीक है, वो विपक्ष में है तो वो तो हाईलाइट करेंगे जो इनकी सरकार की कमियां होंगी। विपक्ष का और कोई तो काम है नहीं। और अगर दीपक जी ने जो इनका छात्र संगठन है उससे फीडबैक तो लिया ही लिया होगा। अगर ये आंदोलन किसी भी प्रकार से राजनीतिक या किसी भी द्वारा संचालित होता तो अब तक ये लाठीचार्ज कर चुके होते। अब ये आंदोलन खदेड़ चुके हो, लेकिन इनको ये बात पता है कि ये बच्चे स्वस्फूर्त हैं। और मैं इन्हें एकदम विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी बात सरकार में किसी से होती हो तो उनके तक हमारी बात पहुंचा दें कि निर्णय उन्हें देना होगा छात्रों के हित में। और एक ही सवाल है, एक ही मुद्दा है, इसमें कोई गोल गोल घुमाने वाली कोई बात नहीं है और इसमें मतलब ज्यादा कोई टेक्निकलिटी भी नहीं है। इसलिए अभी बताइए, अगर आयोग को बात ही कर, अब तक कल सुबह से लेके अब तक कितना समय बीत गया, एक भी सकारात्मक संवाद आयोग की तरफ से नहीं स्थापित हुआ है। सिर्फ बीच बीच में आके वो जो है जैसे तो कि वाटर चेक करते हैं कि मतलब घर, बस वो जो ऑफिसर है वो एक मतलब आपका मतलब टेम्परेचर चेक कर रहे हैं कि बच्चे अच्छा ऐसा तो नहीं भूखे हो गए तो भी चले जाएंगे। जब देखिए बच्चों के पेट पे बात चलिए है, ठीक है। बच्चों के भविष्य पे बात है, तो यहाँ से हटेंगे नहीं। और बस दीपक जी को हमारी एक ही मांग है कि वन नेशन देने से पहले वनडे वन हमारी एग्जाम होना समस्या को चाहिए सुनना बस। चाहिए और हमारी समस्या का समाधान अपनी पार्टी अपने स्तर पे ढूंढना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ दीपक जी हमारी समस्याओं का समाधान करें और हमारे सवालों के जवाब दें, न कि सपा बसपा में ये उलझाएं। क्योंकि देखिए जो लोग देख रहे होंगे आपको, हमको लाइव टीवी पे वो देख रहे हैं, तो ये अभी तक एक भी जवाब इन्होंने, देखिए जैसे इन्होंने अभी एग्जाम्पल दे दिया था वो कमीशन का और वो नीट एग्जाम का, तो ये सब चीजें इनको थोड़ा सा, या इनकी जो भी बात हो, ये सब चीज घुमाए ना गोल गोल। ये एग्जाम दूसरे प्रकार का है, इसका पैटर्न दूसरा है, इसका नेचर दूसरा है। और उस नेचर को देखते हुए ये जो 2 शिफ्ट का एग्जाम और नॉर्मलाइजेशन नहीं संभव है। अगर ये होगा तो ये अन्याय को बढ़ावा देंगे, ये लूट घसोट को बढ़ावा देंगे और एक प्रकार से मतलब सिर्फ और सिर्फ जिन बच्चों के पास पैसा होगा वो बच्चे सेलेक्ट होंगे। और दूसरा बच्चा ये समझा लेगा कि हो सकता है मेरे वाली शिफ्ट में पेपर थोड़ा मतलब कठिन आ गया था इसलिए मेरा नंबर मतलब कम हो गया, या मेरा पेपर आसान आ गया था इसलिए मेरा नंबर कम हो गया। तो वो ये बच्चों के ऊपर ये बात जो है डाल देना चाहते हैं कि प्रशासन नहीं, तुम्हारे अंदर ही कमी थी जो तुम रह गए। चलिए ठीक है। ठीक है विक्रम जी।
सीधा रुख करना चाहूंगी आखिरी कमेंट के लिए प्रमोद गोस्वामी जी का, वरिष्ठ पत्रकार। प्रमोद गोस्वामी जी, छात्रों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी तो नहीं हो रही? क्या छात्रों का मुद्दा सिर्फ पक्ष और विपक्ष में उलझ कर रह जाएगा या कुछ सुनवाई होगी इसमें? क्या लगता है आपको? देखिए शबाजी, ये पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, छात्रों के भविष्य का सवाल है। और अभी जैसा हमारे सोनकर साहब ने एक बात कही कि एक डीएम ने उनसे बातचीत के लिए संवाद किया, उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए ये बात सभी यहाँ पर हमारे छात्र प्रतिनिधियों ने भी और तारिक साहब ने भी और मेरा भी मानना है कि इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और दूसरे आयोग को आगे आके एक प्रतिनिधिमंडल को बुलाएं और उनकी जिन्यून बात है उनको समझें, या उनकी बात, छात्रों की बात को माने, अथवा आयोग अपने तर्कों से छात्रों को सहमत करे। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और ऐसे ही चलनी चाहिए। खाली ये कि हम अपने हिसाब से जो आयोग ने तय कर दिया वही माना जाएगा, तो फिर इसमें कन्फ्रंटेशन होगा, इसमें संवाद करें। यहाँ ये और ये बात अभी जो तारिक साहब ने कही, ये बात मुझे भी है कि जो जेपी के आंदोलन में जिसे आयरन लेडी कहा जाता था, उसको भी उल्टे पांव भगाने का काम किया इस युवा शक्ति ने। इन छात्रों की सामर्थ्य को और इस छात्रों की ताकत को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। अगर ये चीजें बिगड़ेंगी तो फिर इस देश की युवा शक्ति सारी राजनीति बदल देगी। और दूसरी बात कि हम समाजवादी पार्टी शासन काल में अगर कुछ गड़बड़ियां हुई या कोई चीज ऐसी हुई कि जो मुनासिब नहीं थी, या जैसा कि सोनकर साहब ने कहा कि लिस्ट आ जाती थी और हम उनकी ही बात को सही भी मान लें कि वो सही थी, उसका परिणाम क्या हुआ? सरकार बदल गई कि नहीं बदल गई? अब अगर आप भी वही काम करेंगे कि नहीं जो हम कर रहे हैं वो सही है, तो बदल आप भी जाएंगे। ये युवा वो सामर्थ्य रखती है कि वो बदल देगी। तो इसलिए ऐसा ये कह के तक नहीं कि आपके में क्या हुआ, हम इस समय विपक्ष पर आरोप लगाना या विपक्ष का आप पे आरोप लगाना ये समस्या का समाधान नहीं है। पहले क्या हुआ था उसका परिणाम भुगतना पड़ा उनको, आगे क्या होगा उस परिणाम के लिए आपको चिंता करनी होगी और आपको उसका समाधान ढूंढना होगा। वरना फिर ये आएंगे, ये कहेंगे आपने क्या किया था, फिर आप आएंगे कहेंगे आपने क्या किया था। तो इसमें इन युवाओं को क्यों दो चक्कियों के बीच में पीछे दे रहे हैं? इन युवाओं की समस्याओं को सुने, इनके प्रतिनिधिमंडल को बुलाएं और उनके साथ बैठे, इनकी बात को समझने की कोशिश करें, समाधान निकालने का प्रयास करें। एडमेंट जो है वो एटीट्यूड नहीं रखें, वरना इससे नुकसान होगा। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था और मूल्यों के भी विरुद्ध होगा। डेमोक्रेटिक सिस्टम का यही है कि संवाद हो और संवाद के बीच में रास्ता निकले। लेकिन ये कि नहीं साहब हमने हो गया, अब लोक सेवा आयोग, राष्ट्र सेवा आयोग, ये भी हमारे गगन ने और इन्होंने कहा, इस गगन सिंह ने और इन लोगों ने, विक्रम सिंह जी ने, कि भाई उसके इसके पैटर्न में अलग अलग है, उसको इससे आप क्यों कंपेयर कर रहे हैं? फिर आप विदेश की परीक्षा प्रणाली से अपनी बात को मनवाने के लिए वहां की परीक्षा प्रणाली को आप इसमें ला देंगे, ये कौन सा तर्क है? तो अगर जो आप अच्छा फिर ठीक है, जैसे कि इन लोगों ने कहा कि अभी ये लोगों की परीक्षा का प्रारूप जो है बना, तो परीक्षा का प्रारूप अगर बना तो बच्चों के सामने, उनके सामने उस प्रारूप आना चाहिए। ये थोड़ी कि हमने जो मर्जी से बना लिया प्रारूप है, उसके बाद हमने थोप दिया कि अब आइए हमारे इस प्रारूप पे आपको बैठना है, खड़े होना है, एग्जाम देना है। तो उन ये छात्र बच्चों के थोड़ी जो तख्ती मुतक्का लेके बैठ गए हैं कि आज से अनार आपने कह दिया तो अनार मान लिया। तो इन बच्चों की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए और ये बेहतर होगा। ये एक ऐसा ना हो कि ये समस्या गंभीर हो जाए, प्रदेश स्तर पर ये कई छात्र आंदोलन में कन्वर्ट हो जाए। ये चीजें ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ती हैं। मैंने इसमें 40-40 वर्षों में कई आंदोलन ऐसे देखे हैं कि जो जिसको अनदेखा किया गया, बाद में वो फिर सरदर्द बन गए, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर संवाद करें। मेरा ये कहना है सरकार को चाहिए, आयोग को चाहिए कि सरकार आयोग को कहे कि आप उन छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को बुलाइए, इनकी समस्याओं को सुनिए, समाधान निकालिए।
और ये बात सही है। देखिए सभा जी, कि इसके बाद कुंभ का मेला होने को है, और ये विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है। और अगर ये हुई तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कुंभ मेले के सामने भी समस्या खड़ी होगी अगर ये छात्र आंदोलित रहेंगे, और सरकार के सामने भी समस्या खड़ी होगी, और अब समय बचा नहीं है। तो इस पे तो तत्काल निर्णय लेना चाहिए सरकार को, और सोनकर जी को चाहिए कि वो सरकार को ये बताएं, ये खुद जाएं वहां, छात्रों से बात करें। सोनकर जी जाके खुद उनके प्रतिनिधि के रूप में, चलिए छोड़ दीजिए, और ये सरकार पर दबाव डालें। ये इन दोनों ही लोगों को, गगन को, विक्रम जी को मिला के आप अपने ऑफिस में बुला लीजिए कि आप क्या चाहते हैं, और ये बात सरकार को बता दीजिए कि ये चाहते हैं। उसका समाधान अभी इसी वक्त इसी मंच पर 5 मिनट में हो जाएगा, लेकिन समाधान चाहे तब होगा। खाली राजनीति करना चाहे तो फिर तो राजनीति आप भी करिए, वो भी करेंगे, विपक्ष भी करेगा। दीपक जी। देखिए, निश्चित तौर पर समाधान होगा, निश्चित तौर पर आयोग के लोग छात्रों से बात करेंगे, और निश्चित तौर पर ही सरकार भी छात्रों के साथ खड़ी रहेगी। मुझे लगता है कि सरकार इस पर जल्दी जो भी विषय है छात्रों की समस्याओं के या आयोग से समस्याओं के, वो निश्चित तौर पर उसका समाधान होगा। छात्र सर्वहित परी है, और छात्रों की परीक्षा उसके लिए परी है। तो सवाल यही है कब? अब प्रचार से लौट आए मुख्यमंत्री जी तब। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खाली 1 सेकंड सभा जी कहते हैं उनसे। दरअसल अगर बात की जाए प्रयागराज में, तो प्रयागराज में छात्र हल्ला बोल रहे हैं, अपनी मांग को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि उनकी मांग कब सुनी जाएगी, इस पर सुनवाई कब होगी, उनकी समस्याओं का समाधान कब निकलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके भी जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।